चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कितने ग्रुप्स में किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम इस पूरे लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर कवर अप हो जाएगा और ये आपका बेस बनेगा आगे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के लिए। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखूं और इनका क्लासिफिकेशन कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जब इनका जल अपघटन किया गया हो या हाइड्रोलिसिस किया गया हो, तब प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, इसके बेसिस पर या हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्यतः 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक है आपका मोनोसैकेराइड, एक है आपका ओलिगोसैकेराइड और एक है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जब उनके हाइड्रोलिसिस होने पर किया गया। ठीक, अब आपको एक शब्द बार बार इसमें दिख पा रहा है, वो है सैकेराइड। ये कुछ नया हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इतना देर से तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, तो ये सैकेराइड कहाँ से आया? तो सैकेराइड जो है वो ग्रीक वर्ड सैकरॉन से हमें प्राप्त हुआ, जिसका मीनिंग होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट का मेन फीचर आपको बता दूं कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, लेकिन आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे देखने को मिलेंगे जो स्वीट इन टेस्ट, मीठे नहीं होते। खैर हम लोग उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे। ठीक है, तो इस कारण से कॉमनली शुगर शब्द जहां पे आता है तो हम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है ऐसा बोल देते हैं। कॉमन शब्द, वो शक्कर वाला नहीं, कॉमन के लिए। ठीक, तो सैकरॉन से निकला गया ग्रीक वर्ड से शब्द सैकेराइड और इसका मीनिंग होगा शुगर। ठीक, तो इसी कारण से मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो सैकेराइड शब्द तो शुगर से आ गया, मोनो कहां से आया? देखिए मोनो क्या हुआ? मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, एक, है ना। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स का जब हाइड्रोलिसिस किया गया, मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया गया, तब हमको कोई भी प्रोडक्ट देखने को नहीं, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिंगल है। अगर ये सिंगल से ज्यादा होंगे तब इनका हाइड्रोलिसिस करते तो हमको प्रोडक्ट ज्यादा मिलते, 2 मिलते, लेकिन जब सिंगल है उसका हाइड्रोलिसिस कैसे किया जाए? तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी बात, ये सबसे सिंपल शुगर कहलाएंगे, इसी कारण ये सिंपल शुगर है। तो सबसे सिंपल शुगर है आपका मोनोसैकेराइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोनो मतलब सिंगल शुगर्स। इस कारण से आप कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा आप ध्यान पे रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड थे और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन थे, या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करने पर हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिले, वो कार्बोहाइड्रेट थे। तो ये मोनोसैकेराइड में हमको सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमको देखने को मिले तो वो कहलाता है मोनोसैकेराइड। इस कारण से सिंगल शब्द आया हमारे पास, इस कारण से मोनो शब्द आया हम लोगों के पास। मैं आपको समझाने के लिए ये बात तो बता दिया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कितने हो सकते हैं? सिंगल हो सकते हैं, या फिर 2 एल्डिहाइड भी हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में। देखते हैं कि किस तरह से, जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे आपको ये बात पता चलती जाएगी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ये कहलाएगा आपका मोनोसैकेराइड। मुख्यतः आमतौर पर डेफिनेशन ये हो सकता है कि इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, सिंपल शुगर, और ये इनके पास, इनकी अगर संरचना या स्ट्रक्चर देखें, इनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी सिंगल यूनिट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे।
इतनी बात हमको ध्यान पे रखनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मोस्ट अबंडेंट या सबसे अधिक मोनोसैकेराइड आपने कॉमनली नाम सुना होगा, वो है आपका डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज या फिर इसको कहा जाता है डेक्सट्रोज, ये बहुत अधिकता, बहुत फेमस मोनोसैकेराइड है और मोस्ट अबंडेंट या अधिकतम पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड डी ग्लूकोज। तो आप सोच सकते हैं ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड के अंदर आएगा। तो हम लोग मोनोसैकेराइड के अंदर 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड, सिंपलेस्ट 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 6 कार्बन, इतने मैक्सिमम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज यह देखा गया कि मोनोसैकेराइड में कार्बन का नंबर 4 से ज्यादा हो, 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो 4 कार्बन या फिर इनसे ज्यादा और मोर, इनमें हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिले हैं। मतलब मोनोसैकेराइड 4 कार्बन और 4 कार्बन से ज्यादा वाले, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इनमें हमको साइक्लिक फॉर्म्स देखने को मिले हैं। ये साइक्लिक फॉर्म कैसे बनते हैं, इनको हम लोग आगे स्ट्रक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब देखो, कुछ हो सकता है कि सर हमने तो पढ़ा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लेकिन मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, वो एकदम ही ऑथेंटिक बुक से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान पे चीज़ों को रखना है कि ओलिगोसैकेराइड। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन वाकई में इसका सही है क्या। देखिए, अगर मैं बात करूँ ओलिगोसैकेराइड के, जब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में एक साथ जुड़ेंगे तो वो बॉन्ड से जुड़ेंगे, उन बॉन्ड्स को बोला जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान पे रखे रहना कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए, है ना, तो वो ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे। जब 2 होंगे तब वो भी ओलिगोसैकेराइड के अंदर है। अब आप देखिए, 3 मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, तभी भी वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आएंगे। ऐसा करके 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स तक के जो एक दूसरे से जॉइंड है, जो एक दूसरे से बॉन्डेड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तब वह कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। लिमिट याद रखना 2 से 10। अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि अगर ये 2 यूनिट्स, जब मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट्स हो, तो वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर तो जरूर आएंगे, लेकिन वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आएंगे, लेकिन ओलिगोसैकेराइड में फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो मैं उनको डाइसैकेराइड्स बोलूंगा। ठीक है, चलो, अब जब 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हम लोगों को देखने को मिले तो ये कहलाते हैं ट्राइसैकेराइड्स। जब 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स कंबाइन होंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो ये कहलाएंगे टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से। तो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जो है वो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स या फिर टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कितने ज्वाइन हो रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ये याद रखना। 2 से 10 आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो एक कॉमन स्टेटमेंट ये है कि जितने भी कॉमन मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हैं, जितने भी कॉमन मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स है, उनका जो सफिक्स है वो होता है ओस। मतलब जैसे ग्लूकोज, इनका सफिक्स क्या होगा, OSE। तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि जितने भी कॉमन डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स हैं, इनमें जो सफिक्स है वो ओज देखने को मिलेगा। ठीक, प्रत्यय की बात कर रहा है। ठीक, प्रत्यय जो है वो
ओज हम लोग लगे रहता है। नेक्स्ट, इन ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए हम मोस्टली डाइसैकेराइड्स को ही पढ़ेंगे, है ना। आपके सिलेबस में डाइसैकेराइड्स ज्यादा है, तो ओलिगोसैकेराइड्स में जो मोस्ट अबंडेंट या अधिकतम जो स्टडीड और पाए गए हैं वो डाइसैकेराइड्स है, तो आपको ये ध्यान पे रखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स के बारे में बताता हूं, वो है सुक्रोज। आपके घर में जो शुगर रहता है वो सुक्रोज कहलाता है। अब देखिए ये कैसे, ये सुक्रोज जो है ये बने हुए हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है। धीरे धीरे करके पूरे एग्जांपल्स में आप लोगों को मोनोसैकेराइड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें आप देख पाएंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ करके सुक्रोज का फॉर्मेशन करेंगे। तो जिसको हम सुक्रोज बोल रहे हैं, है ना, टेबल शुगर बोलते हैं जिनको, तो टेबल कमर्शियल शुगर भी सुक्रोज को बोला जाता है, टेबल शुगर भी बोला जाता है, इवन केन शुगर भी सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। खैर हम लोग उसको डाइसैकेराइड में पढ़ेंगे। अब आप देखो इसमें दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जोड़ रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं, तो ये डाइसैकेराइड्स के अंदर आएंगे। तो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। लास्ट क्लासिफिकेशन में जाते हैं और हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इसका मतलब क्या है, पॉली मतलब बहुत सारे। तो 20 या 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होकर के पॉलीमर्स बनाए तो वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। अब एक खासियत आप ध्यान पे रखिए कि पॉलीसैकेराइड जो है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, ध्यान पे रखे रहना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, इस कारण से इनको नॉन शुगर्स कहा जाता है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिटेल अगर बात करें तो आप लोगों को मैं पिछले बार एक एग्जाम्पल बताया था, है ना, एक एग्जाम्पल बताया था, उन्हीं को आप एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन याद रख सकते हैं। एक है आपका सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल में आपको बताया था। एक आप लोग याद कर सकते हैं ग्लाइकोजन। तो खैर इनकी बात हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ग्लाइकोजन और सेलुलोज के बारे में। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। ये क्लासिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड था। आगे हम लोग, अब हमारा टारगेट रहेगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड्स के थोड़े प्रॉपर्टीज और इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तब तक क्या आप इतना अच्छे से पढ़ के रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।